हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपका बीमा मित्र हमारे चैनल इंश्योरेंस इन गुजराती में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आए हैं जिसमें हमने 5 चैप्टर जो हिंदी में कवर किए थे यूनिट 1 उसके हम 25 क्वेश्चंस फटाफट देखेंगे। इसमें कुछ केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ये जो सारे 25 क्वेश्चन है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 1 to 5 में से लिए गए हैं और इसमें से ज़्यादातर 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और इसको सीखिए। चलिए शुरू करते हैं। वह अवधि क्या है जब तक बीमा कंपनी किसी पॉलिसी को अस्वीकार कर सकती है अगर प्रस्ताव में बीमाधारक द्वारा प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण तथ्य झूठे होते हैं। इसमें ऑप्शन है 15 दिनों तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक या 3 वर्षों तक। तो सही आंसर आएगा 3 वर्षों तक। सेकंड क्वेश्चन है, उस विकल्प की पहचान कीजिए जो किसी धोखाधड़ी के इरादे से दिए जाने वाले असत्य कथनों से संबंधित है। इसमें विकल्प है प्रतिनिधित्व, असत्य कथन, जबरदस्ती या धोखाधड़ी। सही आंसर है असत्य कथन। थर्ड क्वेश्चन है, जुआ और बीमा की तुलना कीजिए। ऑप्शन है जुआ और बीमा दोनों एक समान है। दूसरा ऑप्शन है जुआ में कोई बीमा योग्य हित शामिल नहीं होता है लेकिन बीमा में यह होता है। तीसरा ऑप्शन है बीमा केवल लाभकारी परिणाम होता है जबकि जुआ का परिणाम नुकसान हो सकता है। चौथा ऑप्शन है जुआ कानूनी रूप से लागू करने योग्य है जबकि बीमा ऐसा नहीं है। इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2, जुआ में कोई बीमा योग्य हित शामिल नहीं होता है लेकिन बीमा में होता है। फोर्थ क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। श्री रमेश कंपनी को बेचने से पहले कंपनी के तुलन पत्र में हेरफेर करते हैं। उनकी कार्यवाही को निम्नलिखित विकल्पों में से एक में वर्गीकृत कीजिए। गलती, जबरदस्ती, असत्य कथन या धोखाधड़ी। सही ऑप्शन है धोखाधड़ी। फिफ्थ क्वेश्चन है परम सद्भाव के सिद्धांत को दर्शाने वाले परिदृश्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रीमियम का समय पर भुगतान करना। दूसरा है एक बीमा प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी तथ्यात्मक जानकारियों का खुलासा करना। तीसरा है एक बीमा प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी तथ्यात्मक जानकारियां झूठी बताना। एंड चौथा ऑप्शन है एक बीमा प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी अप्रासंगिक जानकारियों का खुलासा करना। इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2, एक बीमा प्रस्ताव प्रपत्र पर सभी तथ्यात्मक जानकारियों का खुलासा करना। सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से है। उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसे एक वैध अनुबंध के रूप में देखा जा सकता है। पहला विकल्प है श्री रमेश कम भाव पर अपने मित्र से कोई संपत्ति खरीदते हैं। दूसरा है श्री रमेश ऐसी स्थिति में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं जब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तीसरा है श्री रमेश एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एक अधिकारी को रिश्वत देते हैं। और चौथा ऑप्शन है श्री महेश से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए श्री रमेश झूठी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1, श्री रमेश कम भाव पर अपने मित्र से कोई संपत्ति खरीदते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है जीवन बीमा की विषय वस्तु क्या होती है। पहला ऑप्शन है प्रीमियम, दूसरा है मानव जीवन, तीसरा है संपत्ति और चौथा है साख। सही ऑप्शन आएगा मानव जीवन। आठवां क्वेश्चन है जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। सामान्य कानून के तहत किसी अनुबंध को खारिज करने के लिए एक कारण का चयन कीजिए। निराशा, गलती, असत्य कथन या छिपाव। सही ऑप्शन है असत्य कथन। नाइन्थ क्वेश्चन फिर से बीमा अनुबंध के ऊपर है। बीमा अनुबंध खरीदे जाते समय उसकी शर्तें निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज के बारे में बताइए। सबसे उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन है पॉलिसी, समझौता, प्राधिकार या पृष्ठांकन। सही ऑप्शन है पॉलिसी। 10वां क्वेश्चन है परम सद्भाव के सिद्धांत के ऊपर। सामान्य वैध अनुबंधों
और बीमा अनुबंधों में बीच का मुख्य अंतर यह है कि ऑप्शन है बीमा अनुबंध परम सद्भाव के सिद्धांत होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बीमा अनुबंध कानूनी तौर पर लागू किए जाने योग्य अनुबंध होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बीमा अनुबंध हमेशा लाभकारी होते हैं। और चौथा ऑप्शन है बीमा अनुबंध किसी भी विनियम के अधीन नहीं होते हैं, चाहे जो भी हो। इसमें सही ऑप्शन आएगा बीमा अनुबंध परम सद्भाव के सिद्धांत होते हैं, जो कि है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 11 है, जो कि फिर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। श्री राजन को उस मुद्दे अथवा समय के बारे में बताइए जब जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए। ऑप्शन है केवल पॉलिसी लेने के समय। दूसरा ऑप्शन है केवल दावा करने के समय। तीसरा है पॉलिसी लेने के समय और दावा करने के समय। और चौथा है जीवन बीमा के मामले में कोई बीमा योग्य हित होना आवश्यक नहीं होता है। इसमें सही ऑप्शन आएगा केवल पॉलिसी लेने के समय, यानी कि पॉलिसी लेने के समय बीमा योग्य हित जीवन बीमा में होना चाहिए। 12th क्वेश्चन, जो कि अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सुश्री अनीता को उस मुद्दे अथवा समय के बारे में बताइए जब संपत्ति बीमा के मामले में बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है केवल पॉलिसी लेने के समय। दूसरा है केवल दावा करने के समय। तीसरा है पॉलिसी लेने के समय और दावा करने के समय। चौथा है संपत्ति बीमा के मामले में कोई बीमा योग्य हित होना आवश्यक नहीं होता है। तो ये संपत्ति बीमा का मामला है, इसलिए ऑप्शन 3 आएगा, पॉलिसी लेने के समय और दावा करने के समय। 13th क्वेश्चन प्रॉक्सिमेट क्लॉज के ऊपर से है। श्री राजन एक घोड़े से गिरे और कीचड़ में पहुंच गए। उन्हें काफ़ी देर तक कीचड़ में पड़े रहना पड़ा क्योंकि गिरने से उनका पैर टूट गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे गंभीर निमोनिया में जकड़ में आ गए। एक नज़दीक के अस्पताल में उनका इलाज किया गया, जहां निमोनिया के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मृत्यु का आसन्न या नज़दीक कारण क्या है? ऑप्शन से निमोनिया, गिरने के कारण पैर में लगी चोट, तीसरा है चिकित्सकों की लापरवाही और चौथा है अस्पताल का उपचार। इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 2, जो कि है गिरने के कारण पैर में लगी चोट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, जो कि कई बार एग्जाम में आता है, गिरने के कारण पैर में लगी चोट। आगे का 14th क्वेश्चन है, जो कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट के ऊपर है। श्री रमेश विवाहित है और अपने मित्र के जीवन पर एक जीवन बीमा संरक्षण खरीदना चाहते हैं। ऐसा करने में क्या वह सक्षम होंगे? ऑप्शन है हाँ, श्री रमेश अपने मित्र के जीवन पर बीमा खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है नहीं, श्री रमेश अपने मित्र के जीवन पर बीमा नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि वह विवाहित है। ऑप्शन 3 है नहीं, श्री रमेश अपने मित्र के जीवन पर जीवन बीमा नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई बीमा योग्य हित मौजूद नहीं है। चौथा ऑप्शन है नहीं, श्री रमेश क्रेता सावधान के सिद्धांत के कारण अपने मित्र के जीवन पर जीवन बीमा नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ ऑप्शन 3 सही ऑप्शन है। नहीं, श्री रमेश अपने मित्र के जीवन पर जीवन बीमा नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई बीमा योग्य हित मौजूद नहीं है। 15th क्वेश्चन है, जो कि है रेगुलेटरी बॉडी के बारे में। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तथा वित्त मंत्रालय एक साथ। दूसरा ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल और भारतीय पारस्परिक निधि एक साथ। तीसरा ऑप्शन है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI। और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। इसमें सही ऑप्शन है IRDAI, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन 16th है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा विनियमित नहीं होते हैं?
जिसमें है तृतीय पक्ष प्रशासक यानी कि टीपीए, दूसरा है बीमा दलाल यानी कि ब्रोकर, तीसरा है चालू खाता बचत खाता कासा अभिकर्ता, और चौथा ऑप्शन है निगमित अभिकर्ता। इसमें सही ऑप्शन आएगा चालू खाता बचत खाता यानी कि कासा अभिकर्ता, जो कि IRDAI के द्वारा विनियमित नहीं होते हैं। 17th क्वेश्चन है जो कि है मोस्ट IMP, प्राइम पर्पस IRDAI का क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। बीमा विनियम का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारक की रक्षा करना है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI द्वारा बनाए गए विनियम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बीमा कंपनियां आर्थिक रूप से सुदृढ़ संगठनों के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठनों के रूप में मौजूद हो। तीसरा ऑप्शन है बीमा भारतीय संविदा अधिनियम और देश के अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में एक पूर्णतः वैध अनुबंध है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI पंजीकरण के बाद से कंपनियों को नियंत्रित करता है और उनकी सभी प्रमुख गतिविधियों जैसे निवेश, लेखांकन आदि की निगरानी करता है। इसमें सही ऑप्शन आएगा बीमा विनियम का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारक की रक्षा करना है, जो कि है ऑप्शन 1। 18th क्वेश्चन है जो कि है बीमा अधिनियम 1938 के तहत बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रलोभन के रूप में छूट का उपयोग करने पर रोक लगाई है। ऑप्शन है धारा 38, दूसरा ऑप्शन है धारा 41, तीसरा ऑप्शन है धारा 45, चौथा ऑप्शन है धारा 64VB। सही ऑप्शन आएगा धारा 41। 19th क्वेश्चन है जो कि है नॉमिनेशन के ऊपर। क्वेश्चन है बीमा अधिनियम 1938 के तहत बीमा पॉलिसियों के नामांकन के लिए नियम निर्धारित किए हैं। धारा 39, धारा 41, धारा 45 या धारा 64VB। इसमें सही ऑप्शन आएगा धारा 39। आपको याद रखना है नॉमिनेशन के लिए धारा 39 है, असाइनमेंट के लिए धारा 38 है। 20th क्वेश्चन IGMS के ऊपर है, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली खाली जगह द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन है भारतीय पॉलिसी धारक संघ, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI, तीसरा ऑप्शन है जीवन बीमा परिषद, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार। इसमें सही ऑप्शन आएगा IRDAI, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। 21 क्वेश्चन है जो कि है ओम्बुड्समैन लोकपाल के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन बीमा धारक और बीमा कंपनी की आपसी सहमति से किसी विवाद के मामले में संदर्भ की शर्तों के भीतर एक मध्यस्थ और सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला विकल्प है बीमा अभिकर्ता, दूसरा विकल्प है लोकपाल, तीसरा विकल्प है बीमा कर्ता, चौथा विकल्प है बीमा दलाल या ब्रोकर। इसमें सही ऑप्शन आएगा ओम्बुड्समैन लोकपाल, जो कि विकल्प 2 है। 22nd क्वेश्चन है जो कि आयोग के बारे में है। क्वेश्चन है, अगर कोई ग्राहक जिला मंच द्वारा दिए गए किसी आदेश से असंतुष्ट है तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं। पहला विकल्प है राज्य आयोग, दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय आयोग, तीसरा है लोकपाल और चौथा है कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसमें सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1 राज्य आयोग, क्योंकि जिला मंच द्वारा आदेश असंतुष्ट किया गया है, इसलिए ऑप्शन आता है राज्य आयोग। 23rd क्वेश्चन है जो कि है ओम्बुड्समैन के बारे में।
किसी शिकायत के मामले में लोकपाल द्वारा अधिकतम कितनी राशि का फैसला दिया जा सकता है? ऑप्शन है रुपये 10 लाख तक, दूसरा ऑप्शन है रुपये 20 लाख तक, तीसरा ऑप्शन है 50 लाख तक, चौथा ऑप्शन है 1 करोड़ तक। इसमें सही ऑप्शन 2 है रुपये 20 लाख तक। 24th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक परंपरागत विधि है जो किसी व्यक्ति के लिए बीमा की आवश्यकता निर्धारित करने में मदद कर सकती है? ऑप्शन है मानव संपदा मूल्य, दूसरा ऑप्शन है जीवन अवधि प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है मानव जीवन मूल्य, चौथा ऑप्शन है भविष्य का जीवन मूल्य। इसमें सही ऑप्शन आएगा मानव जीवन मूल्य, ऑप्शन 3 HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन है, जो कि फिर से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर हमने लिया है। श्री राजन एक वर्ष में रुपये 1,20,000 अर्जित करते हैं और स्वयं के लिए रुपये 24,000 खर्च करते हैं। मान लीजिए कि ब्याज की दर 8% है। इस मामले में मानवीय जीवन मूल्य HLV की गणना कीजिए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रुपये 12 लाख, रुपये 13 लाख, रुपये 14 लाख या रुपये 15 लाख। सही ऑप्शन आएगा रुपये 12 लाख। आशा करता हूं कि आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।